in many of the places. We have used the microbes in vitamin production, in organic acid production, in alcoholic beverages preparation, all these things. अभी तक आपने क्या देखा preparations में एंजाइम बनाने के लिए या फिर कोई चीज बनाने के लिए. अब हम क्या देखेंगे कि माइक्रोब्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं फॉर सीवेज ट्रीटमेंट. व्हाट इज सीवेज? सीवेज इज अ ड्रेनेज, है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नाला है, ठीक है. सो इन द म्युनिसिपल वेस्ट कंटेनिंग, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, ठीक है, डिजोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ऑब्वियसली ये सब चीजें रहेंगी तो फिर पैथोजेंस रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, नेमाटोड्स. नेमाटोड्स का मतलब है राउंड वर्म, माइक्रो फंगाइज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारा चीजें कहाँ पे जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इस गंदा पानी जो है इसमें वाटर बॉडी में जा रहा है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्चार्ज वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट. स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पे एनिमल को कट किया जाता है ना, उसको स्लॉटर हाउस बोला जाता है. जैसे कि जो चिकन वाले हैं, जो जो है, यस. एनिमल डंक हो गया. डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो मैं उस इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो ऑब्वियसली सम टॉक्सिक सब्सटेंस होगा ही, क्योंकि वहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. टैनरी, टैनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लेदर बनाया जाता है, एनिमल के स्किन से जहाँ पे लेदर बनाया जाता है उसको टैनरी कहते हैं. तो वहां पे भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है कि एनिमल के स्किन को फिर टैन किया जाता है और फिर उससे लेदर बनाया जाता है. देन फार्मास्यूटिकल वेस्ट ऑल्सो आर बीन एडेड टू द सीवेज. सो सीवेज में कौन कौन सी चीजें होती हैं? सो 99.5% टू 99.9% तो वाटर ही है, ठीक है, और उसके अंदर डिजोल्व क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. नाउ composition of sewage depends upon the type of waste discharged into the water from different industry. जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेस्ट अलग होगा, केमिकल इंडस्ट्री का अलग होगा, फार्मास्यूटिकल का अलग होगा, डेयरी का अलग होगा. समझ में आ रहा है ना, अलग अलग जगह का अलग अलग सीवेज का कॉम्पोजिशन होगा. यस, मीट पैकिंग में, टैनरी में, ऑयल रिफाइनिंग में, मीट इंडस्ट्रीज में, एक्सेट्रा. अंडरस्टूड? Yes. नाउ Yes. अब हम क्या करने वाले हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से ये सीवेज का ट्रीटमेंट करने वाले, जो गंदा पानी है उसको साफ करने वाले हैं. ठीक है, ये गंदे पानी को हम साफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सीवेज. सीवेज के अंदर तो भी तो है ही ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑल दिस थिंग्स आर बीन देयर. However, their number and type fluctuate depend upon the sewage composition and the source of sewage. अगर समझो काऊ डंक है या एनिमल एक्सक्रीटा है तो उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, उसमें नेमाटोड्स हो सकते हैं, है ना. अगर प्लांट का वेस्ट है, समझो जो सब्जियों का वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, उसके अंदर भी वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन देयर कैन बी द डिफरेंट टाइप ऑफ सीवेज. नाउ रॉ सीवेज में कंटेन, रॉ मतलब क्या, जिसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जैसे कि फीकल मैटर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है, एनाएरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स, है ना. सो बिफोर वेस्ट वाटर इज मेड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो वेस्ट वाटर है वो ह्यूमन यूज के लिए इस्तेमाल में देने के पहले उसको ट्रीट किया जाता है प्रॉपरली, सो दैट उसमें का ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड पैथोजेंस आर बीन रिमूव्ड प्रॉपरली. अंडरस्टूड? सो यू कैन सी द नेम ऑफ द नेमाटोड्स, बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा. अब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो 4 स्टेप्स में हमें इसको ट्रीटमेंट करना है. सबसे पहला है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा, देखा जाएगा, फिर ग्रिट चेंबर में उसको डाला जाएगा. यू कैन सी द ग्रिट चेंबर का फोटो. यू कैन सी द इन द फोटो, यू कैन सी द ग्रिट चेंबर, यू कैन सी द सेडिमेंटेशन टैंक आल्सो. स्क्रीनिंग मतलब ये देखो जाली जाली का जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जाली जाली वाला, इससे इसका क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है.
So sewage and wastewater contains plenty of suspended floating material, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रैपर्स हो गए, है ना। तो प्लास्टिक है, रैपर्स है, तो बहुत सारे फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं, कोर्सेज है, सॉलिड पार्टिकल जैसे कि कोई डब्बे हैं, है ना। तो ये भी जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ये जो जाली है, ये जो दिख रहा है आपको जाली के जैसा स्ट्रक्चर, इससे क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनिंग हो जाएगा। जो पानी में नहीं घुले हैं तो ये सब यहीं पे रुक जाएंगे। So suspended objects are filtered and removed. This is done in screening chamber. The sewage is passed to the screens or nets in the chambers. Larger suspended or floating objects are held back in the screening chamber. अभी जो बड़े बड़े प्लास्टिक्स है, रैपर्स है, कोई डब्बे हैं या उसके अंदर, तो ये सब इस जाली में रुक जाएंगे. So these have to be removed before the biological treatment. Understood? First screening. Yes. Yes. अब क्या किया जाएगा, उसको ग्रिट चेम्बर में डाला जा रहा है. यस, अब स्क्रीनिंग के बाद ये देखो रॉ सीवेज है, पहले डायग्राम को देखो, रॉ सीवेज है, ग्रिट चेम्बर दिख रहा है आपको. देखो यहाँ से एक साइड से उसका 2 ओपनिंग्स है, एक सीवेज विथ ग्रिट रिमूव्ड और एक ग्रिट रिमूव्ड पीरियोडिकली फ्रॉम कलेक्शन ट्रैप. ये आपको अलग अलग कलर से भी समझ में आएगा कि यहाँ से ग्रिट रिमूव हो रहा है और ये जो नीचे कुछ जमा हुआ है. तो क्या हो रहा है, आफ्टर स्क्रीनिंग द फिल्टर्ड सीवेज इज पास्ड इनटू सीरीज ऑफ ग्रिट चेम्बर्स. These chambers contain large stones, pebbles and brick blast. इसमें क्या है, इसको ग्रिट क्यों बोल रहे, ग्रिट का मतलब ही होता है बड़े बड़े stones. So coarse particles settle down by gravity. Thus passage of filtered sewage removes much of the coarse particulate matter. तो जो बड़े बड़े थे वो तो उस जाली में स्क्रीनिंग में रुक गए, पर फिर भी तो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि बिना काम के हैं. तो फिर क्या किया जाएगा, ये जो बड़े बड़े पत्थर है इसके अंदर, उसके वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से यू कैन सी इट हैज बीन सेटल्ड डाउन. अंडरस्टूड? Yes. अब क्या हो गया, अब क्या होगा, सेकेंड ट्रीटमेंट इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट. वो प्रिलिमिनरी था. प्रिलिमिनरी में क्या किया, सिर्फ जो ऊपर ऊपर के जो चीजें थे उसको निकाला गया. अब फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा. So after the preliminary treatment, the sewage is pumped into the primary sedimentation tank. So you can see the photo of a primary sedimentation tank. The sedimentation of suspended solid or organic matter occurs in this tank. यहाँ पे क्या हो रहा है, sedimentation हो रहा है, सब settle होगा, solid जो है वो settle down हो जाएगा. So 50 to 70% of the solid will settle down. There is a reduction of about 30 to 40 coliform organism. Bacteria कम हो जाएंगे. The organic matter which settle down is called as a primary sludge. ठीक है, जो नीचे रुक गया है, देखो आप देख सकते हो sludge collection through sludge. तो नीचे क्या दिख रहा है अपने को, sludge दिख रहा है, which is removed by chemically operated device. द सुपरनेटेंट, ऊपर वाला जो है वो पानी है, सुपरनेटेंट है, उसको एफ्लुएंट भी कहते हैं. इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can be removed by the secondary treatment. ठीक है, तो ये मेथड बड़ा सिंपल सा था. इसमें अब सेडिमेंटेशन किया गया. यस, सेडिमेंटेशन करने से क्या हो गया, प्राइमरी स्लज मिला हमें, जो नीचे जमा हुआ दैट इज स्लज, और जो ऊपर तैर रहा है, जो पानी जैसा है, दैट इज अ सुपरनेटेंट, जिसको हम एफ्लुएंट भी कहते हैं. तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. अब ये जो एफ्लुएंट है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वापस ट्रीट करेंगे. सो आप देख सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का प्लांट, इट्स अ बायोलॉजी ट्रीटमेंट. अब ये बायोलॉजी ट्रीटमेंट है, मतलब अब यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे. हमारा टॉपिक ही क्या है, हाउ कैन वी यूज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ट्रीटमेंट. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम बायोलॉजी ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो प्राइमरी एफ्लुएंट मतलब जो ऊपर वाला पानी है, इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक. एरेशन टैंक मतलब जिसमें प्रॉपर एयर है. हियर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मतलब वो हिलता है. एजिटेशन इज अ मशीन जो बार बार उसको हिलाता है, एफ्लुएंट को हिलाता है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, लिक्विड को बार बार शेक किया जा रहा है, एजिटेट किया जा रहा है, जिससे कि उसमें प्रॉपर एरेशन हो. मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट.
अब क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया विल ग्रो विगरसली, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक फॉर्मेशन होगा, मतलब फ्लॉक में एकदम बहुत ज्यादा ग्रो करेगा एरोबिक बैक्टीरिया. Flocks are the masses of bacteria which held together by slime and fungal hyphae to form a mesh-like masses. ठीक है, तो फंगस भी ग्रो कर रहा है. फंगस का आपको पता है कि हाइफे होता है. यस, तो बैक्टीरिया जो है ना, फंगस और बैक्टीरिया दोनों का एक पूरा मास बन जाता है, एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, या मेश बन जाता है. ठीक है. So this aerobic microorganisms consumes the major part of the organic material present in the effluent. अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये इसमें का ये जो एफ्लुएंट था, जो सुपरनेटेंट था, यस, सुपरनेटेंट जो ऊपर रहता है, उसमें से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल को ये कंज्यूम करेंगे और फिर वो ग्रो करेंगे. इसके वजह से क्या होगा, अगर ये बहुत ग्रो कर रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे, तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा. होगा कि नहीं, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये लोग एरोबिक बैक्टीरियाज है ना. सो ड्यू टू दिस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन कम हो जाएगा उसमें का. समझ में आ रहा है इतना, यस और नो? यस. ओके, अब क्या होगा, टर्शरी ट्रीटमेंट. ठीक है, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट बेटा प्लीज, इसको एक बार रीड करो, आई एम कमिंग. Okay, so tertiary treatment now. Once the BOD of the wastewater is reduced, it is passed into the settling tank. मतलब अब ये ऐसा फ्लूइड है जिसमें ऑक्सीजन कम है, तो इसको सेटलिंग टैंक में डाला जा रहा है. Here the bacterial flocks are allowed to sediment. The sediment is now called as a activated sludge. बोर्ड एग्जाम के लिए important question है ये सब. ठीक है, it has been called as a activated sludge. क्या हो रहा है, ये जो बैक्टीरिया के फ्लॉक्स है, जो बैक्टीरिया का ग्रुप है, वो पूरा नीचे के नीचे सेडिमेंट हो गया है, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं अभी. स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इज पास्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक एंड मेजर पार्ट इज पम्प्ड इनटू अ लार्ज टैंक which is again an anaerobic sludge digester. अब इसको किस में डाला जा रहा है, anaerobic sludge digester में. In this tank, the anaerobic bacteria grow and digest the bacteria and fungi in the sludge. So during this anaerobic digestion, gases such as methane, hydrogen sulfide, क्योंकि anaerobic respiration में तो ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये सब फॉर्म होते हैं, ये सब प्रोड्यूस हो गया. So effluent from this plant's digester after chlorination are released into the natural bodies जैसे कि rivers, streams. So chlorination से क्या होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया मर जाएंगे एंड ये जो डाइजेस्टेड स्लज है वो डिस्पोज कर दिया जाएगा. अंडरस्टूड? Yes. So this is how is the full treatment. This is a diagram which has been given in your textbook also. Now, next is the microbes in energy generation. आप लोअर क्लासेस से बायोगैस तो पढ़ते आ रहे हो, है ना. तो व्हाट इज दैट बायोगैस, टेल मी. क्या किया जाता है बायोगैस में? यस, क्या किया जाता है, बायोगैस कैसे बनता है? ऑर्गेनिक वेस्ट को रिएक्ट करते हैं माइक्रोब्स के साथ, उसके बाद उससे फ्यूल बनता है. यस, ऑर्गेनिक वेस्ट और स्पेशली काउ डंग. यस. काउ डंग का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और सारा घर का जितना भी वेस्ट है वो उस टैंक में डाल के, और उससे क्या होता है, सारे एनर्जीज का मतलब लाइट, हर चीज के फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइट जलाने के लिए, गैस जलाने के लिए, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर दैट. सो देखो, वेस्ट है पर अगेन ये पूरा कचरा है, और बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होगा क्या, मीथेन गैस फॉर्म होगा क्या?
ऑब्वियसली एनेरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए ना, तो ये जो हम बायोगैस भी बनाते हैं तो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पॉसिबल ही नहीं है ये. So when many developing countries are encouraged for the installation of biogas plant to meet the requirement of energy. Biogas क्या है? It is used as a domestic as well as industrial fuel. It is non-conventional, renewable source of energy, and it is obtained by the microbial fermentation. बोल रहे हैं मतलब anaerobic respiration. बायोगैस किस चीज का मिक्सचर है? मीथेन गैस, CO2, H2S गैस एंड मेनी अदर गैसेस. It is highly inflammable and it can be used as a source of energy. इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, ऑल दैट वेस्ट, ठीक है, जो हम फेंक रहे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. So cattle dung is most commonly employed substrate for the biogas production because it is rich source of cellulose from the plant. Next, कैसे किया जाएगा biogas production? तो you can just have a look for this biogas plant. The most commonly used model of biogas plants are KVI and IARI. ये दोनों टाइप के जो बायोगैस प्लांट्स है, मतलब जो पूरा सेटअप है वो यूज किया जाता है. डाइजेस्टर यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ बायोगैस प्लांट. ये देखो आप, यू कैन सी द लेबलिंग फॉर द डाइजेस्टर, डंक वाटर, स्लज. A typical biogas plant using cattle dung as a raw material consists of a digester and a gas holder. You can see digester and a gas holder. Digester किस चीज से बना रहता है? ब्रिक से बना रहता है या सीमेंट से बना रहता है या तो स्टील का भी होता है. There are cylindrical gas holders or gas tank above it to collect the gas. आप देख सकते हो यहाँ पे डाइजेस्टर के ऊपर ही गैस होल्डर्स है, गैस टैंक्स हैं, जिससे कि गैस रिलीज हो रहा है. आप देख सकते हो कि उसमें एक आउटलेट है फॉर गैस, बायोगैस. डाइजेस्टर हैज अ साइड ओपनिंग इनटू व्हिच रॉ मटेरियल एज काउ डंग इज फेड. आप देख सकते हो इसमें से डाला जा रहा है, काउ डंग डाला जा रहा है. द डाइजेस्टर इज पार्टली बरीड इन द सॉइल. ठीक है. नाउ अभी आपको यहाँ पे नाम से भी याद रखना जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनेरोबिक डाइजेशन. एनेरोबिक डाइजेशन कैसे गैस बनेगा? इट विल बी फॉर्म बाय द एनेरोबिक रेस्पिरेशन. सो स्टेप्स क्या है? हाइड्रोलाइसिस या फिर सोल्यूबलाइजेशन. सबसे पहले क्या होगा? ये जो रॉ मटेरियल है, लेट अस से द काउ डंग is mixed with water in equal proportion to form a slurry. और इस स्लरी को डाइजेस्टर में डाला जाता है. अब क्या होगा? एनेरोबिक हाइड्रोलैक्टिक बैक्टीरिया, कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम हो सकता है, सुडोमोनास हो सकता है. ये क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा. किसका? कार्बोहाइड्रेट का इनटू सिंपल शुगर, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड में, लिपिड का, फैटी एसिड में. तो अब क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस हो गया, है ना. बॉन्ड्स टूट गए, हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड्स टूट गए. अंडरस्टूड फर्स्ट स्टेप? Yes. नेक्स्ट, एसिडोजेनेसिस. अब क्या होगा? फैकल्टेटिव एनेरोबिक या एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एंड ऑब्लिगेट एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म. कोई भी कैटेगरी का बैक्टीरिया हो सकता है, फिर वो फैकल्टेटिव हो सकता है, वो एसिडोजेनिक हो सकता है, वो या फिर ऑब्लिगेट हो सकता है. ये सब के सब क्या करेंगे? दे विल ऑल कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंस इनटू either formic acid or acetic acid or H2S and H2 and CO2. ठीक है. तो एसिड बन गया ना, इसीलिए हम इसको एसिडोजेनेसिस कह रहे हैं. फॉर्मिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया. नेक्स्ट, मिथेनोजेनेसिस. ये लास्ट स्टेज है जिसमें एनेरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये नाम आपको अगेन याद रखना है, मिथेनोबैक्टीरियम या फिर मिथेनोकोकस. It will convert this acetate H2CO2 into methane, CO2 and H2O.
You can see the reaction and you can understand. एसिटिक एसिड से क्या कैसे मीथेन बन रहा है, फॉर्मिक एसिड से कैसे मीथेन बन रहा है, एंड CO2H2 से भी कैसे मीथेन बन रहा है। यही सबस्ट्रेट था ना अभी हमारा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, H2 एंड CO2। तो देखो तीनों का कन्वर्शन हो गया इनटू मीथेन। तो इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मीथेनोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। 2-3 years back this question was been asked for the board exam. अंडरलाइन बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही है। बेनिफिट्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, भर भर के लिख सकते हो। सो इट्स अ चीप मेथड, सेफ मेथड, रिन्यूएबल सोर्स है, इजीली जनरेट किया जा सकता है। हाँ, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, फॉर लाइटिंग, कुकिंग, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक, सो इट हेल्प्स टू रिमूव, improve the sanitization of the surrounding, है ना। कचरा भी नहीं रह रहा है और कचरे से अपने को यूजफुल मटेरियल भी मिल रहा है। सो इट इज इको फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री, बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट। और जो स्लज बच जाता है वो फर्टिलाइजर के काम में आता है। यस, अंडरस्टूड। Yes. Yes. Next is the microbes as biocontrol agent. बायोकंट्रोल, आप देख सकते हो कि लीफ पे एक बीटल बैठा है। तो देखो, द टर्म बायोकंट्रोल का मतलब क्या है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल डिजीजेस एंड पेस्ट। हम बायोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करके, अब देखो पेस्ट को मारने के लिए जनरली नॉर्मली लोग क्या करते हैं, खेत में पेस्टिसाइड यूज करते हैं। कोई बीमारी है तो उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भले इस्तेमाल तो कर दिया, पर उसके ट्रेसेस सॉइल में रहते हैं, उसके ट्रेसेस प्लांट के ऊपर रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें बीमारी होती है ना। तो इंस्टेड ऑफ नॉट यूजिंग केमिकल्स का इस्तेमाल न करके हम बायोलॉजिकली कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, बायोलॉजिकली कैसे हम पेस्ट को दूर कर सकते हैं, डिजीज को दूर कर सकते हैं। तो natural method of eliminating and controlling the insects, pest and other disease causing agent is called as the biocontrol या फिर biological control। ठीक है। नेक्स्ट, हियर the microbes are one of them. These microbes includes, कौन कौन से माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल करते हैं बायोकंट्रोल में, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड द प्रोटोजोआ। Microbes as biocontrol agent act in 3 ways. Either they cause disease to the pest or they completely or kill them. ठीक है। अगर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो वो उस पेस्ट को बीमारी पैदा करेगा या फिर उस पेस्ट को ही मार डालेगा, समझा। पर प्लांट को कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर ये तो बायोलॉजिकल साइकिल है ना, मतलब हम यहाँ पे कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वी ऑल नो दैट कि हर किसी को खाने के लिए कोई ना कोई प्रीडेटर होता है ना। बस हम क्या कर रहे हैं, इस प्रीडेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बोल रही हूँ? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायो कंट्रोल मेजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे, लेट अस सी एग्जांपल। पहले तो बैसिलस thuringiensis, जिसको हम कॉमनली बीटी बोलते हैं, बीटी। ये बीटी का बैसिलस thuringiensis मतलब क्या है, इट्स अ बैक्टीरिया। हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, टू गेट रिड ऑफ बटरफ्लाईज, कैटरपिलर्स, dried spores, caterpillars, where dried spores of this Bacillus thuringiensis are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassica and fruit trees. These spores are then eaten by the larval insect larvae. In the gut of the larvae, the toxic cryoprotein is released and the larva gets killed eventually. समझा क्या कर रहे हैं?
सो जो बीटी है, जो बैसिलस है, इसको पानी में मिक्स किया, पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दिया प्लांट पे, ठीक है। और प्लांट पे स्प्रे करने के बाद ये क्या करता है, जब ये इंसेक्ट उस प्लांट को खा रहा है, थोड़ा भी उस प्लांट को खा रहा है, तो क्या होगा, उसके गट में वो ये गट में जाएगा उसके, और टॉक्सिक क्रायो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्रायो प्रोटीन की वजह से वो जो इंसेक्ट था वो अपने आप मर जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. देन ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ट्राइकोडर्मा का मतलब ये होता है फंगस। ट्राइकोडर्मा कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन द रूट ऑफ राइजोस्फीयर, जो भी राइजोम्स होते हैं। These are effective as biocontrol agent of several soil-borne fungal plant pathogen. So this fungal produces substance like viridin, gliotoxin, gliovirin that inhibits this other soil-borne pathogen attacking the root rhizome, causing root diseases. तो आपको दो एग्जाम्पल पढ़ना है फॉर बायो कंट्रोल, एक तो बैक्टीरिया और एक वायरस, सॉरी एक फंगस। You have to learn this also. Please underline in your textbook what does this fungus produce. Noted? Yes. Now, microbial pesticides and their host. Again, you have to go through this table. You have to learn all the names. पैथोजेंस में कौन कौन से बैक्टीरियाज कौन है? इसको पैथोजन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसको पैथोजन क्यों बोल रहे हैं? ये तो हमारी मदद कर रहे हैं ना, पर इसको पैथोजन क्यों बोल रहे हैं? ये वो इंसेक्ट के लिए डिसीज कॉज कर रहा है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा। यस, ये पैथोजन, ये इन सभी जो होस्ट है उनका पैथोजन है, हमारे लिए तो हेल्पफुल ही है ऑब्वियसली, बट ये उन सब के लिए पैथोजन है, इसलिए हमने उसको पैथोजन की कैटेगरी में डाला है। सो जो बीटी प्लांट है, पैपिले हैं, ये सारी चीजें किसके लिए, किसको मारती हैं? कैटरपिलर्स ऑफ कैबेज वर्म, अडल्ट बीटल को मारती है। फंगस में इतने सारे नाम हैं जो कि इतने सारे प्लांट्स पे यूज किया जा सकता है। पेस्ट को मारने के लिए प्रोटोजोन्स का काम किया जाता है। कौन से पेस्ट को मारता है? ग्रासहोपर को, क्रिकेट्स को। देन वायरस बहुत सारे हैं अगेन विच कैन बी यूज्ड फॉर मॉथ्स, वास्प, बीटल्स, एंड्स, मेनी थिंग। सो ये सब नाम बच्चा प्लीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड द नेम्स आर थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट यू हैव टू मेमोराइज इट। नेक्स्ट, बायो हर्बिसाइड्स। अभी वीड्स क्या होते हैं? जैसे हमने प्लांट अपने घर में भी अगर आपने ग्रो किया कभी आपके पॉट में, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि अनवांटेड प्लांट्स भी उसमें ग्रो कर जाते हैं, बिना काम के प्लांट्स भी, तो दे आर बीन कॉल्ड एज वीड्स। Weeds are the unwanted plants that grow in the agricultural fields, ponds, lakes, etc. तो ये unwanted plants grow करेंगे तो क्या नुकसान है कि जो हम सॉइल में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, है ना, तो ये सारे लोग यूज करेंगे और अपने प्लांट जो मेन प्लांट है उसको मिलेगा नहीं। इसके लिए वीड्स को निकालना इंपॉर्टेंट है। तो वीड्स compete with the main crop plant for water, space, minerals, light, air, etc. है ना? तो इसके वजह से हमको क्या करना है? इस वीड को हटाना है। तो अब वीड को कैसे हटाएंगे? माइक्रोब्स आर यूज्ड एज अ हर्बिसाइड्स। मेनी डाइकॉट हर्ब्स that grow in the field of cereals as weed can be killed by certain microbes, जैसे कि pathogenic fungi as micro herbicides। तो आप तीन नाम देख सकते हो फंगस में, कौन से वीड्स को कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स मिल्क वीड इन ऑर्किड प्लांट। सेकेंड वाला कंट्रोल्स हाइसिंथ, हाइसिंथ मतलब मालूम है ना, वाटर प्लांट। देन next fungus is helping in clearing many of the weeds.
ये हो गया फंगस का कैटेगरी। सिमिलरली बैक्टीरिया का, it helps in clearing out, attacking the several weeds. Similarly, insects also can be used as a herbicides. Moths can be used to remove the weeds again. Have you all underlined? Yes. Next, fertilizer is very important for the plant growth. So fertilizer, microbes हम use कर रहे हैं as a fertilizer also. So fertilizers are the nutrients which is necessary for a plant growth. And it is very useful for the productivity increase also, and which is an aspect of the green evolution. फर्टिलाइजर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो अगेन केमिकल यूज करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ बायोलॉजिकल, दैट इज ऑर्गेनिक वन। सो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर सिंथेटिक, जिसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स ऑफ एनपीके होता था। एनपीके का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड व्हाट? Nitrogen, phosphorus, potassium. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्लांट वाटर ग्रोथ में भी पढ़ा होगा, या है ना? एनपीके इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट. So they are been dusted in a field. Non-judiciary or excessive use of this fertilizer lead to pollution of soil, air, ground. Soil becomes acidic. एनपीके का, इनऑर्गेनिक की हम बात करें, इनऑर्गेनिक का एनपीके का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल का पीएच बदल जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर क्या आता है? FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट आता है, आपने वर्मी कंपोस्ट सुना ही है, वर्मी कंपोस्ट बाय डूइंग अर्थवर्म कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर. So use of this fertilizer increases the fertility of the soil. So biofertilizers are mostly the nitrogen fixing living microorganisms which enrich the nutrient quality of the soil. इनके अंदर कौन से बैक्टीरियाज आते हैं? साइनोबैक्टीरियाज एंड दी फंगाइज। साइनोबैक्टीरियाज एंड फंगाई। साइनोबैक्टीरिया का काम आपने सुना ही है कि साइनोबैक्टीरिया आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. They are present in the form of root nodules. It will fix the nitrogen from the air to the plant, है ना? So bio fertilizers are commercial preparation of this bacteria and fungi formulation to enrich the soil fertility. It is very less expensive, eco-friendly, and has a vital role in soil fertility. Next, nitrogen fixing bacteria कौन से हैं? So nitrogen fixing microorganisms that converts the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound like the nitrites and nitrates via ammonia are the nitrogen fixing organism. कौन कौन से हैं? Dizotrophs are there. There are two types of dizotrophs, symbiotic and free living. सिम्बायोटिक का मतलब अगेन आपने पढ़ा है ये सब प्लांट में ही। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? यस, जिसमें दोनों को फायदा है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा है। तो जैसे कि राइजोबियम, एनेबिना, फ्रैंकिया, दे आर एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक क्या होते हैं? एजिटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, क्लोस्ट्रिडियम है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री लिविंग है, जो एसोसिएटेड नहीं है, बट फिर भी वो वही काम करते हैं। यस, प्लीज अंडरलाइन।
Have you underlined in your book? Yes, ma'am. Next, phosphate solubilizing biofertilizers. What it is doing, it is solubilizing the insoluble inorganic phosphate. ठीक है, जो insoluble है और जो inorganic phosphate है, such as rock phosphate, इसको ये क्या कर रहा है, यूजेबल फॉर्म में प्लांट को कन्वर्ट करके दे रहा है. So again, there are many species which are doing this. Compost making biofertilizer. Composting का मतलब क्या होता है, organic material into a dark rich substance. You can see the photo also, dark rich substance is called as a compost or the humus. तो जो, yes, composting process is depending upon the microorganisms. There are many types of microorganisms which help in doing this. They are the bacteria, fungi, many one. साइनोबैक्टीरिया, अगेन अभी मैंने वापस अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था. साइनोबैक्टीरिया, they can be free living, they can be symbiotic, they are aerobic, photosynthetic, nitrogen fixing, heterocystous या फिर नॉन हेट्रोसिस्टस, मतलब चेन्स होगा या बिना चेन वाला होगा. ठीक है, there are many examples you can see. Next, someone are with association, so you can see that this Tolipothrix is associated with the lichens, while Anabaena is associated with plants like the Azula and Cycas. You can see the photo of this blue-green algae. Fungus as biofertilizer. Mycorrhiza is a fungus. It forms symbiotic association with the underground plants, parts like the rhizomes हो गया, roots हो गया. ठीक है, there are two types of mycorrhiza. Again, very important question for the board exam. Two types of mycorrhiza. एक्टो एंड एंडो. एक्टो मतलब जो बाहर है, प्लांट बॉडी के, प्लांट बॉडी पार्ट के बाहर है, और एंडो मतलब जो अंदर है. सो एक्टो कहां पर फॉर्म होता है, आउटसाइड द रूट. तो यू कैन सी दैट दिस इज अ रूट फॉर एग्जांपल, उसके बाहर आप पूरा देख सकते हो माइकोरिजा. सो दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द रूट एंड एक्सेलरेट द वाटर इनटेक एंड न्यूट्रिएंट इनटेक, जिसकी वजह से प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करता है. Some hyphae of mycorrhiza fungus penetrate into the root and form Hartig-net. You can see the diagram of this Hartig-net in the intracellular space of the root cortex. Understood? So important क्या है एग्जाम के लिए, Hartig-net also. Endo मतलब जो अंदर है. You can see again, this is the plant tissue which is growing when this endomycorrhiza is growing in within the cortical cells of the root. Fungal hyphae penetrates the cell and form finely branches. You can see this arbuculus intracellularly and forms vesicle. अंदर vesicles बना रहे और बाहर branching like structures बना रहे. Hence the association is called as the vesiculo, जो अंदर है, arbuscular जो बाहर है, of the mycorrhiza, या फिर उसको short form में VAM भी कहा जाता है. And nowadays they are being described as AM fungi. The plant with AM grow very nicely in less irrigated land also.
They help in the conversion of less productive into more productive. Understood? मैम underline किया सबने? Yes. So what is the benefit? Absorption of all these minerals, enhancing water uptake, inducing growth hormone, and protection of the host plant from the microbes by secreting antibiotics. We know that the fungus are secreting antibiotics. Next, rhizobium. You can see the root nodules. Rhizobia क्या है? Rod shape, motile, aerobic, gram negative bacteria है, non spore forming bacteria है, and साथ में they are nitrogen fixing, which are forming the root nodules with the help of nod gene and nif gene. Yes, rhizobium के पास 2 जीन होता है जिससे कि वो रूट के अंदर ये नोड्यूल्स बना सकते हैं, ऐसे गोल गोल पाउच बना सकते हैं. They form the symbiotic association with the roots of leguminous plant. They bring about nodule formation on the roots and multiply inside the nodule. What they do, they fix the atmospheric nitrogen and make available to the plant. Underlined the nod gene, nif gene. Azotobacter फ्री लिविंग वन है. ये नोड्यूल्स नहीं बनाता है, फ्री लिविंग है, नॉन नोड्यूलिंग है. कहां पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ ग्रासेस एंड सर्टेन प्लांट्स. अगेन इट्स अ यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर फॉर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. एजोस्पाइरिलियम अगेन फ्री लिविंग है. ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाता है? कॉर्न्स में, वीट्स में, जवार में. It fixes the nitrogen in the non-leguminous plants such as cereals, millets, cotton, oilseed, etc. Anabaena, again a cyanobacteria which is existing as a plankton. Plankton का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे plant like structure जो पानी में present होते हैं. Again they are having the ability to fix the nitrogen and they are forming a symbiotic association with the cycas plant and many other plant. Next, they are having some cysts which are been called as a heterocyst, which are helping in the, which are the site for nitrogen fixation. You can see colorless cell, heterocyst. Understood? You can see the Yes. root of cycas. Azolla, ये तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा अजोला को. इट्स अ फ्री फ्लोटिंग फर्न. यस, एजोला में राइजोम होता है. अगेन they are having छोटा छोटा bilobed leaves also and roots also. Anabaena का filaments are present in the parenchyma. What is parenchyma? We have learned different types of plant tissues ना. parenchyma मतलब जिसके अंदर air space होता है ना. जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? एरेनकाइमा होता है, जिससे कि वो लोग नीचे डूबेंगे नहीं, बायोन्सी रहता है. समझा? Yes. बायोन्सी रहता है. Yes.
which fixes this nitrogen. Azolla can be used as a biofertilizer in the rice field. Then benefits, again you can write down by your own also. Low cost है, farmers use कर सकते हैं उसको, pollution free है, fertility increase कर रहा है, blue green algae जो है biofertilizer है, basically it helps in promoting substances like organic acid, proteins and vitamins. Azotobacter nitrogen fixing है और साथ में एंटीबायोटिक का भी काम करता है. तो बायोफर्टिलाइजर से क्या होता है, पीएच मेंटेन होता है, सॉइल का टेक्सचर मेंटेन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, ऑर्गेनिक्स, एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड. So many of them are now using the biofertilizers to reduce the pollution. Wait, I will show you the another PPT also. It is just for your revision, beta. Now the lesson has been completed, as you all can see, है ना, complete हो गया है ना, कुछ रह गया है क्या? Anything? Yes, this lesson has been completed. सुन रहे हो ना आप लोग? Yes. Yes. So I will revise this part once again. आप ये वाला PPT देख लो. So all these areas we have seen the microbes का use: household, industrial, sewage, biogas, biocontrol, biofertilizer. There are different shapes of bacteria. So we have seen about the lactobacilli. For making all these products. Baker's yeast अलग होता है, brewer's yeast अलग होता है. Baker's yeast जो पाव ब्रेड बनाने में यूज होता है और brewer's yeast जो अल्कोहल बनाने में यूज होता है. Okay, I just wanted to show you just for this thing. You can see this toddy. You can see toddy is made from the sap from the palm plants. Toddy. Then I've told you about the Swiss cheese. All this cheese I've told you, है ना? मैंने आपको वो उसका फोटो भी दिखाया था जिसमें होल होल होता है ना? And this is how are the industrial plants, fermenters. ये देखो malted cereals. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए. You can see the penicillium. These are the scientists. See the photo of Aspergillus, Acetobacter, Lactobacillus. All these things you have already marked. Just see the photos. I just wanted you all to see the photos over here. ये देखो स्टेन दिख रहा है कपड़े पे, तेल का दाग दिख रहा है ना. तो तेल का दाग कैसे निकाला? डिटर्जेंट से. तो डिटर्जेंट में क्या था? लाइपेज था.
Then streptococcus can be used to clear the blockages also, huh? To remove the clots from the blood of a patient having myocardial infarction. Myocardial infarction matlab heart attack. You can see the sewage treatment plants. So this diagram I've shown you just now, ye wala. So you can see this how the aeration has been maintained. Aeration kaise kiya ja raha hai. Flocks. You can see different types of tanks. सीवेज ट्रीटमेंट में आप देख सकते हो कितना सारा ये सब चीजें हैं. प्लास्टिक्स है, फूल माला है, ऑल दिस थिंग यू कैन सी. सी दिस इज अ बायोगैस. अभी जो मैंने आपको बताया था डाइजेस्टर, वो जमीन के अंदर आधा होता है. Again, this diagram I've shown you just now. IARI और KVIC का फुल फॉर्म लिख लो. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशंस. Biocontrol agents. Give me 1 minute, beta. Just okay. So next, biocontrol of all these things. बीटा कॉटन. ये देखो बीटा कॉटन क्या है, जो बीटा थ्यूरिनजेनेसिस से बना हुआ ये कॉटन. ठीक है. ये बटरफ्लाई का कैटरपिलर जो है ना, आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कॉटन को खराब कर देता था. You can see this trichoderma, how it has been spreaded in the soil.
You can see the root nodules formed by NIF gene and NOT genes. Rhizobium देखो, Azospirillum. These are the mycorrhiza. You can see. जब ये net मैंने आपको बताया. You can see this net. Yes, understood all of you. Any doubt till here? Yes or no? No, ma'am. अच्छा, अभी आपका कौन सा लेसन बाकी है बेटा कि सब हो गया बायो में? सेकेंड लास्ट लेसन। एनर्जी फ्लो वाला कौन सा लेसन है वो? एनर्जी ट्रांसफर वाला? यस। बायोडाइवर्सिटी हो गया है? बस वो कल मिस ने स्टार्ट की। अच्छा ठीक है, तो फिर टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर ओनली. वेट, आई विल आस्क टू मैडम. माधुरी मैडम आप हो क्या, या प्रतिभा मैम? प्रतिभा मैम? नहीं, माधुरी मैडम हूँ। हाँ मैडम, मेरा ये टॉपिक